शुरू करते हैं अपना चैप्टर बुक नंबर AMK 1 और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे 2011 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आपका जो भी क्वेश्चन पेपर होगा, जैसे फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने जो भी एग्ज़ाम दिए हैं उनके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। सेकेंड ईयर में भी सिमिलर प्रोसेस से आपका एग्ज़ाम होगा। 8 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, क्लियर। इसमें AMK 1 में 2 पार्ट आते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए 20 नंबर का होता है और पार्ट बी 30 नंबर का होता है। दोनों मिला के 50 नंबर के होते हैं। मीन्स इसमें से आपको अटेम्प्ट करना होता है 20 नंबर का, पार्ट बी से 30 नंबर का अटेम्प्ट करना होता है आपको, राइट। चलिए, सो टोटली आपको जो मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे 50, ड्यूरेशन रहेगी 2 घंटे की। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला हमारा सवाल है कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट और प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या है, शुरू करते हैं, राइट। तो सबसे पहले मार्केटिंग जब शुरू हुआ तो मार्केटिंग के जितने भी डायमेंशंस थे उनमें से कुछ डायमेंशंस थे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो अभी हम फ़िलहाल प्रोडक्शन और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो इसीलिए लोग ज़्यादा खरीदेंगे क्योंकि वो सस्ता होगा। लार्ज स्केल पे उसे बनाएंगे तो इकोनॉमी पड़ेगी और लोग ज़्यादा खरीदेंगे। ये बेसिकली इसका जो मेन फंक्शन रहता है वो रहता है कि डिमांड सप्लाई, जितनी ज़्यादा डिमांड उन सभी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हम लोग प्रोडक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे रहता है कि प्रोडक्शन तो हो चुका है, बस उसको सेल करना है। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट कैसा बना है, कैसी क्वालिटी है, किन किन बातों का ध्यान रखा गया, इसका ज़्यादा एम्फेसिस नहीं दिया जाता। बस इस बात का दिया जाता है कि जो डिमांड और सप्लाई का गैप है वो फुलफ़िल किया जा रहा है क्या। मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर बस इस बात का ध्यान दिया जा रहा है कि जो भी डिमांड सप्लाई के बीच में गैप है, जितनी डिमांड है उस सप्लाई को पूरा करने के लिए हम प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए, राइट। चलिए, नाउ सो अब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, द ऑर्गेनाइजेशंस विच अडॉप्ट दिस प्रोडक्शन ओरिएंटेड कंसर्न, तो बेसिकली इनका रोल रहता था कि प्रोड्यूस करने का, ठीक है, सेल करने के लिए दूसरे डिपार्टमेंट्स में अपना सामान भेज देते थे कि भैया आपका काम हमने बना दिया, अब आप इसे सेल करो। बनाया पहले जा रहा है, सेल बाद में किया जा रहा है। अब सर इसमें डिफरेंस, इसमें दिक्कत क्या है? अगर प्रोडक्ट पहले बना लिया गया बाद में बेचा जा रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? सी, अगर हमें नहीं पता होगा कि कस्टमर को चाहिए क्या, सो हम इवेंचुअली एक ऐसा प्रोडक्ट बना लेंगे जो कस्टमर को नहीं चाहिए, वो ज़्यादा नहीं बिकेगा। ये तभी ऐसा हो सकता है जब उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो, फिर आप कुछ भी बना के दे रहे हैं। ठीक, आप याद कीजिए कोविड के टाइम जब लोगों को सैनिटाइज़र की ज़रूरत थी तो लोग उसकी स्मेल से ज़्यादा नहीं कर रहे थे कि भाई स्मेल ज़्यादा अच्छी है, ख़राब है, बस सैनिटाइज़र होना चाहिए, अल्कोहल कंटेंट होना चाहिए और उसको यूज़ कर लें। वहाँ पे डिमांड सप्लाई का गैप फिल करने के लिए प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ज़रूरी रहता। ठीक, चलिए, ना फिर आया भाई प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब ये पूरी सीरीज़ है, वैसे तो अगले कॉन्सेप्ट यानी कि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग मार्केटिंग किस बेस पे करते हैं? प्रोडक्ट को हाई प्राइस इस वजह से रखते हैं क्योंकि उसकी एक्स्ट्रा क्वालिटी दी गई है। कुल मिला के बेसिकली इसमें पूरा एम्फेसिस प्रोडक्ट के ऊपर रहता है कि प्रोडक्ट हमारा कैसा है, इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं। ठीक है, क्लियर। इसको पूरे प्लान तरीके से बनाया जाता है कि कस्टमर का कितने लोग इसे खरीदेंगे, किस प्राइस पे खरीदेंगे, कौन से ज्योग्राफिकल एरियाज़ में ये प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकेगा। इन बेसिस को देखने के बाद ही कोई प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है। ठीक है, और फ्यूचर में इसकी कितनी डिमांड होगी। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल एक बिस्किट मैन्युफैक्चरर है और वो ये डिसाइड कर ले कि ना हम बिस्किट बना देते हैं, बस इसको बेच देना बाद में।
तो उसने क्या किया, इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए, कलर वगैरह यूज़ किया, पैकेजिंग यूज़ की, बिना ये जाने कि लोगों को क्या पसंद है उसने जीरा बिस्किट बना दिया, या कोई भी 2-3 मसाले का एक बीच में ऐसा एक्सपेरिमेंट करके जीरा काजू बादाम ऐड करके उसने कुछ बिस्किट बना दिया। अब उसने ये बना तो दिया है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के हिसाब से बनाने के बाद बेचेंगे, तो अब जब बेचने गए तो लोगों को पसंद नहीं आ रहा, लोग नहीं खरीदेंगे। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें कोई भी मार्केटिंग करने से पहले हमें अपने प्रोडक्ट को चेक कर लेना चाहिए कि हम लैंड कहाँ कर रहे हैं, व्हाट वी आर सेलिंग, क्या कस्टमर्स को वो चाहिए, देन ओनली वी विल प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। इसमें पूरा का पूरा एम्फेसिस रहता है प्रोडक्ट के ऊपर। नाउ अगला डिफरेंशिएशन हमें करना है स्पेशलिटी गुड और शॉपिंग गुड्स में। ऐसे सामान जो भैया हम साल में 1-2 बार खरीदते हैं, स्पेशल सामान, टीवी, लैपटॉप, कार, ये हम ऐसे बहुत जिसमें खूब झांक के कि ये इसमें क्वालिटी कैसी आ रही है, इसका स्पेशल जो एडिशन है वो कहाँ मिलेगा, इसमें ये वाला फीचर मिलेगा कि नहीं। ओके, अ क्लास ऑफ कंज्यूमर गुड्स विद परसीव्ड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जब भी हम लैपटॉप देखते हैं तो ऐसा नहीं देखते कि लैपटॉप होना चाहिए, बड़ा कीबोर्ड होना चाहिए और सिर्फ डिस्प्ले में काम हो जाना चाहिए, नहीं, हम लोग देखते हैं प्रोसेसर कौन सा है, कब लॉन्च हुआ है, ठीक, उसके अंदर कितना सारा काम कर सकते हैं, बैटरी कितनी चलती है। बेसिकली हम पूरा का पूरा ध्यान रखते हैं कि मैक्सिमम यील्ड कैसे निकल कर आए, मतलब यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी देखते हैं कि ये चीज़ तो होनी चाहिए, इस ब्रांड का होना चाहिए, ये वाला प्रोसेसर होना चाहिए, इस टाइम लॉन्च हुआ होना चाहिए। टेलीविज़न खरीदते हैं तो उसमें भी देखते हैं आँखों को स्ट्रेन नहीं पड़ना चाहिए, ब्लू लाइट का फिल्टर होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है, इतने साइज़ का लेंगे। सो जब भी हम कोई स्पेशलिटी गुड लेते हैं सो भैया उसके ऊपर स्पेशल एफर्ट भी लगाते हैं टू बाय इट। इन्हीं सभी सामानों को स्पेशलिटी गुड्स कहते हैं। आपके कपड़े हो गए, शूज़ हो गए, है ना, लेकिन क्या हम बिस्किट खरीदते समय ऐसे देखते हैं कि यार बिस्किट खरीदने जा रहे हैं, मार्केट में सबसे बढ़िया वाला बिस्किट खरीदेंगे, छांट के आते हैं, यस, खूब विचार करते हैं, क्या कंपेयर करते हैं ऑनलाइन कि यार ये वाला बिस्किट सही नहीं है, इसमें फ़ैट ज़्यादा है, इसमें ये, ऐसे कंपेयर करते हैं क्या बिस्किट्स में? नहीं, सी जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो तो देखेंगे ही, लेकिन क्या हम कंपेयर करते रहते हैं क्या? पार्ले जी को सनफीस से करके देखते हैं एक बार कि इसमें कितना है, नहीं करते ना, सिंपल। हाँ, इन्फॉर्मेशन सब में देखी जाएगी, अब चाहे वो कोई भी सामान आप खरीदें, एक्सपायरी तो सब चीज़ की चेक करनी पड़ेगी। इवन अगर आप कोई सामान ओपन में भी ले रहे हैं बिना पैकेजिंग का, तो उसमें भी देखते हैं कि स्मेल तो नहीं आ रही है इसमें, देयर इज़ नो एक्सपायरी रिटन ऑन दैट। इवन आफ्टर दैट वी आर लुकिंग फॉर इट कि कुछ ख़राब तो नहीं है इसमें। चलिए, नाउ शॉपिंग गुड्स ये सामान है भैया जिनको हम डेली खरीद रहे हैं, दूध, आटा, दाल, बिस्किट, चावल, है ना, क्लियर। चलिए, इसमें हम लोग बहुत ही कम समय खर्च करते हैं अपना इसको डिसाइड करने में कि कौन से कलर का ख़रीदना है, कौन से स्टाइल, डिज़ाइन वगैरह का, इस तरीके की। देयर आर अ क्लास ऑफ कंज्यूमर दैट आर परचेज्ड only after the buyer has spent some time and effort comparing price, quality, style, color of alternative product in competing stores। तो इसमें हम लोग शॉपिंग गुड्स में, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, शॉपिंग गुड्स मैंने गलती से कन्वीनियंस गुड्स का एग्जांपल आपको दे दिया। शॉपिंग गुड्स में हम लोग कंपेयर करते हैं, कन्वीनियंस गुड्स के अंदर नहीं करते, राइट। चलिए, तो कन्वीनियंस गुड्स जैसे हम लोग आटा, दाल, चावल बताया, वो सब शॉपिंग गुड नहीं है, वो क्या है, कन्वीनियंस गुड है, जिसको हम डेली खरीद रहे हैं। माफ़ी चाहता हूँ मैं। शॉपिंग गुड्स क्या है, जिसको हम लोग कंपेयर करके ख़रीद रहे हैं, जैसे ज्वेलरी हो गया, फर्नीचर हो गया, अप्लाइंसेस हो गए, शूज़ वगैरह हो गया, ये सब, ठीक। चलिए, ड्रेस हो गए, है ना, इनको बार बार हम लोग चेक करते हैं, उसके बाद ख़रीदते हैं। दीज आर सम शॉपिंग गुड्स। बेसिकली जब हम शॉपिंग करने जाते हैं वीकली, मंथली, तो इन्हीं शॉपिंग गुड्स के लिए जा रहे होते हैं, है ना। कन्वीनियंस गुड्स के लिए रूटीन बाय हमें करना पड़ता है, ठीक, डेली हम लोग खरीद रहे होते हैं। तो दीज आर लाइक कन्वीनियंस गुड्स जो हम डेली खरीदते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको आटा, दाल, चावल, बिस्किट, पानी की बॉटल, ये सब क्या है, कन्वीनियंस गुड्स हैं। नाउ सो स्पेशलिटी गुड्स, यूनिक फीचर्स देखेंगे कि उसमें यूनिक क्या है और स्पेशल टाइम लगाएंगे, ठीक है, क्लियर।
तो इसमें स्पेशलिटी गुड्स हमेशा आपको हाई प्राइस मिलेंगे। जैसे ड्रेस तो आप डेली खरीद रहे हो, ड्रेस दोनों है। अगर आप कपड़ा खरीद रहे हो ना, तो एक कपड़ा आपका स्पेशलिटी गुड के अंदर भी आएगा और वो शॉपिंग गुड के अंदर भी आएगा। अगर आप शादी के लिए खरीद रहे हो, मान लेते हैं आपको किसी मैरिज को अटेंड करना है, कोई शादी अटेंड करनी है आपको, तो उसलिए जब कपड़ा खरीद रहे हो तो वो स्पेशलिटी गुड के अंदर आएगा। लेकिन जब आप डेली रूटीन के लिए खरीद रहे हो, फिर भी देखोगे ना कलर मेरे पे कौन सा अच्छा लगता है, डेली पहनने में कंफर्टेबल कौन सा रहेगा, तो उस टाइप आप शॉपिंग गुड्स के क्राइटेरियाज़ को वहाँ पे फुलफ़िल करोगे। राइट? क्या ये बात समझ आ रही है? अभी तक जो भी बता रहा हूँ सब समझ में आ रहा है विद्यार्थियों? पक्का? बीच में मैंने कन्वीनियंस गुड वो गलती से मैंने बोल दिया था, आप उसको एग्जेम्प्ट कर दें, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है? वो जहन में था इसलिए ज़बान पे आ। आगे चलते हैं। फिक्स प्राइस एंड वेरिएबल प्राइस। आप दो दुकानों पे गए होंगे भाई, एक जहाँ पे एक दाम की दुकान है, दूसरा ऐसी शॉप जहाँ पे भाई वो आपको कुछ और बता रहा है, आपके पड़ोसी को कुछ और बताया, आपसे पहले कोई कस्टमर आया उसको सस्ते में बेच रहा है और आपको बोल रहा है कि नहीं आपके लिए ज़्यादा, मतलब तो बोल रहा है नहीं वो दूसरा था जो उनको बेचा उसमें कुछ कमी थी, ऐसा बता के आपको बोलते हैं। तो दो तरह की शॉप आपको देखने को मिलेगी, दो तरह की प्राइसिंग आपको देखने को मिलेगी डिफरेंट शॉप्स के अंदर। पहला फिक्स प्राइस, दूसरा फ्लेक्सिबल प्राइस या फिर वेरिएबल प्राइस इसे बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? जहाँ पे आप बार्गेन कर सकते हो वो तो है फ्लेक्सिबल यानी कि वेरिएबल प्राइसिंग, लेकिन जहाँ पे आप बार्गेन नहीं कर सकते वो है फिक्स प्राइस। सिंपल सी बात है, राइट? चलिए, तो फिक्स प्राइस के अंदर आप बार्गेनिंग वगैरह नहीं करते। अच्छा, इसमें क्या होता है, मैक्सिमम टाइम क्या होता है, यहाँ पे आपको प्रीमियम गुड्स मिल रहे होते हैं फिक्स प्राइस में। मैंने बोला मैक्सिमम, नॉट ऑलवेज। फिक्स प्राइस में आपको प्रीमियम्स मिल रहे होते हैं। पेन इज नॉट वर्किंग वेरी इफेक्टिवली। यस, ठीक है ना। सो यहाँ पे स्कोप ऑफ बार्गेनिंग बहुत ही कम रहता है, मैं तो बोलूँगा ना के बराबर रहता है फिक्स प्राइसेस में, वेरिएबल प्राइसेस में रहता है। अब ये दोनों अलग अलग प्राइसेस यूज़ क्यों करते हैं रिटेलर्स, है ना? वेरिएबल प्राइस जब उसे बाद में कम करना ही है तो पहले ज़्यादा क्यों बता रहा है? ठीक, देखो हम लोगों को ना एक लाइक ऐसे बार्गेन प्लेजर मिलता है हम लोगों को शॉपिंग करने के बाद। ठीक, तो जो इस पे ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं उन लोगों के लिए ये बार्गेन प्लेजर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो कई लोगों का मानना है कि मिडिल क्लास जो है वो बार्गेन प्लेजर के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस रहता है उनका, इसलिए जितने भी गुड्स आप देखेंगे जो लाइक मॉडरेट प्राइसेस के होंगे उस पर आप देखेंगे कि थोड़ा हाइक करके बताते हैं, उसमें फ्लेक्सिबल प्राइसिंग रहती है, बोलते कुछ और है और बाद में डिस्काउंट वगैरह करके मिल जाता है कुछ। लेकिन जब भी आप कोई प्रीमियम प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे मैक्सिमम टाइम उस पर क्या होगा, फिक्स प्राइस लगा रहेगा। ठीक है, क्लियर? इससे होता क्या है कि एक तो बहुत ज़्यादा टाइम बचता है फिक्स प्राइस से, ठीक है। वेरिएबल प्राइस से क्या होता है, कस्टमर ज़्यादा आता है आपके पास, उसमें एनर्जी बन जाती है, मीन्स वो थोड़ा एंथुजियास्टिक हो जाता है कि हाँ यहाँ पे तो डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। अच्छा, वेरिएबल प्राइसिंग, फिक्स प्राइसिंग आप हॉरिजॉन्टली नहीं कर सकते, मतलब ये कि अगर सारे के सारे शॉप एक मार्केट के अंदर हैं और उन्होंने सब ने सेम प्राइस रखा हुआ है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, सो दिस इज़ इलीगल प्रैक्टिस। हम लोग आपस में तय करके किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस सेम नहीं रख सकते। मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया है, वैसे तो प्राइस अगर सबका सेम है ठीक है तो वो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमने जानबूझकर ऐसा किया है तो ये हॉरिजॉन्टल जो प्राइसिंग है इसको हम लोग इलीगल प्राइसिंग बोलते हैं। तो जब तक कोई गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी ना आए तब तक भाई चल रही होती है फिक्स प्राइसिंग। ठीक है, क्लियर? चलिए, नाउ इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन जैसे नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा एकदम बस बेच दो, जो भी आ रहा है इंटेंसिव तरीके से ज़्यादा हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो सके उतना ज़्यादा बेहतर है। ठीक, जैसे अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें, सिगरेट्स, अंडे, ब्रेड, टॉयलेट सोप, बिस्किट, टूथपेस्ट, है ना, टोबैको वगैरह, ये सब क्या है,
इंटेंसिवली इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इंटेंसिवली, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन। ठीक है, क्लियर नाउ कि ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए एनी हाउ, साम दाम दंड भेद, बस सब लोगों तक बहुत इंटेंसिवली पहुंचना चाहिए। लेकिन एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के अंदर होता क्या है कि पर्टिकुलर लोकेशंस पर ही आपको वो प्रोडक्ट मिलेगा। इसके अंदर जितने भी प्रीमियम्स, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, है ना, जितने भी प्रीमियम्स रहेंगे वो आपको एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के तहत अलग अलग एरियाज़ में मिलेंगे। ठीक है, रिस्पेक्टिव टेरिटरीज़ के अंदर। तो वो क्योंकि भाई उनका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सक्लूसिव हो रहा है, एक सिंगल एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हो रहा है, इसलिए वो इस पॉलिसी को अपनाते हैं बेसिकली, या फिर शुरू कर रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरर नया नया आया है, कोई प्रोडक्ट मार्केट में नया आया है, तो उसका इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी हो सकता है। डिपेंड करता है कि उनके पास फंड कितना है या उनको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, टेस्टिंग फेज़ में है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। खैर, बस ये समझ लीजिए, जब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, और जब हमें लिमिटेड और क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, तो हम एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को अपनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर जितने भी आपको, मैं एक बार और बोल रहा हूँ कि प्रीमियम्स, यानी कि अब कोई भी इस तरह का स्पेशलिटी गुड हो गया, या हाँ, स्पेशलिटी गुड्स ही बेसिकली इसके अंदर आएंगे। तो पर्टिकुलर लोकेशंस पे आपको वो कार मिलेगी, कोई पर्टिकुलर आपको सजाने का कोई सामान मिलेगा, होम डेकोरेशंस, फर्नीचर वगैरह, ये होम अप्लाइंसेस एक पर्टिकुलर लोकेशंस पर ही आपको मिलेंगे। इनके सर्विस सेंटर्स भी आपको पर्टिकुलर लोकेशंस पे मिलेंगे, एक्सक्लूसिव सर्विस सेंटर्स बोलते हैं उन्हें। तो वहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट जो है एक्सक्लूसिव लोकेशंस पे जब मिलेगा तो हम एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के अंदर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर। अच्छा, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी की एक और ख़ास बात है कि यहाँ पे ना हमारे पास बीच में मिडलमैन जो होते हैं वो कन्फाइंड मिडलमैन होते हैं। बीच में हमें पता रहता है कितने लेवल तक मिडलमैन हैं, बीच में 1 है, 2 है, 3 है, ये हमें पता रहता है। लेकिन इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं पता कि कितनी बार रीसेल हो रहा है आगे। ऐसे तो मास लेवल पे तो पता रहता है, लेकिन जब रिटेल की बात आती है, रीसेलिंग की बात आती है, तो वहाँ पे थोड़ी सी चूक हो जाती है। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी में ऐसा नहीं रहता। ठीक है, चलिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, ऊपर हमने ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले क्वेश्चन में बोला गया था कि किसी 2 के ऊपर आपको क्या लिखना है, डिस्टिंग्विश करना है, सिर्फ 2 को डिस्टिंग्विश करना है। लेकिन हमने 4 को डिस्टिंग्विश किया ना, फिक्स प्राइस, वेरिएबल प्राइस, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, आपको 2 को ही करना है। मैं पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा, आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करके आने 2 घंटे के अंदर, राइट। चलिए, नाउ राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। पहला, मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है? तो चलिए, मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि देखो, हमारे पूरे भारत में 130 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। अगर मैं इसमें से बोलूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे साइंस की एक किताब सेल करनी है, सैम्पल पेपर, एक पुस्तक है मैंने बनाई है, विज्ञान का पुस्तक पेपर बनाया, साइंस का बनाया है, और वो मुझे सब लोगों तक सेल करना है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो अगर मुझे ये सैम्पल पेपर सबको सेंड करना है, 9th क्लास का बनाया है मैंने, तो 130 करोड़ लोगों को बेच पाऊँगा क्या मैं? चलो 130 नहीं, 10 करोड़ लोगों को बेच पाऊँगा क्या? 10-20 करोड़ लोगों को 9th क्लास का सैम्पल पेपर साइंस का। गाइज, नहीं ना, पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि 9th क्लास में कितने बच्चे हैं, और मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि मेरी भाषा कौन सी है। भाई, हमारे यहाँ पर 190 से ज़्यादा रीजनल लैंग्वेजेस हैं, हिंदी इंग्लिश जो है सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं हैं, है ना। फिर भी हमें ये देखना है कि मैंने कौन सी किताब कौन सी भाषा में छापी है, विज्ञान छापा है कि साइंस, मीन्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। इसके बाद मैं ये देखूँगा कौन से बोर्ड की बुक मैंने छापी है, CBSE, ICSE, यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड, बंगाल, वेस्ट बंगाल बोर्ड, मैंने कौन से बोर्ड का। उसके बाद मैं सिलेक्शन करूँगा ना, पहले लैंग्वेज, फिर बोर्ड, फिर इसके अंदर रीजन। ठीक है, पहले मैंने लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली, ठीक है, इसके बाद मैंने बोर्ड सिलेक्ट कर लिया,
बोर्ड के बाद मैं रीजन सेलेक्ट कर रहा हूँ। रीजन के बाद मैं क्या करूँगा, अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट, अपने जो जो कस्टमर्स होंगे उनको देखूँगा कि अच्छा कितने कितने शॉप्स हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे कौन से पॉइंट्स लगेंगे। तब मुझे पता लगेगा अच्छा ये मेरा कवरेज एरिया है, मुझे मेरे हाथ में सिर्फ और सिर्फ 20,000 स्टूडेंट्स हैं, और 20,000 स्टूडेंट्स दे आर अ लॉट, ठीक है, बहुत होते हैं। सो इतना सारा छांटने के बाद 130 करोड़ लोगों में से मैंने कितने लोगों को छांट पाया सिर्फ, अगर मैं पर्टिकुलर लोकेशन पे सेल कर रहा हूँ। कुल मिला के हमें क्या करना होता है, किसी भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को लाने से पहले, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले ये देखना पड़ता है कि हमें किसको बेचना है, हु इज़ आर लाइक प्रोस्पेक्ट, कौन खरीद सकता है, हु इज़ लाइकली टू बाय। तो मुझे इस काम को करने के लिए मार्केट सेगमेंटेशन करना पड़ेगा। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि हम एक ऑर्डर के अंदर सॉर्ट करते हैं सारी चीज़ों को, जिससे हम मार्केट को लिमिटेड तरीके से उसकी डेप्थ और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ब्रेथ, कितने नंबर ऑफ ब्रांड मुझे सेल करने हैं, हर एक ब्रांड का कितना प्रोडक्ट रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें मुझे पता चल जाएगी। ठीक है, क्लियर। चलिए ना, इसका क्या फ़ायदा है भाई, अगर आपने मार्केट सेगमेंटेशन कर लिया तो क्या फ़ायदा है, आपका पैसा नहीं ख़राब होगा पूरे के पूरे मार्केट पे, पूरे एंटायर मार्केट पे एडवर्टीज़मेंट करा के। अगर मान लेते हैं कि मुझे एडवर्टीज़मेंट देना है, मुझे न्यूज़पेपर में, मुझे मान लेते हैं न्यूज़पेपर, मुझे कोई एडवर्टीज़मेंट देना है, सिंपल सी बात है कि ये किताब खरीद लो, या मुझे हेयर कटिंग के लिए एडवर्टीज़मेंट देना है, ठीक है, या कोई मेरे पास, मैंने क्या किया है, कोई पेटेंट साइन करवाया है, तो मुझे अगर एडवर्टीज़मेंट देना है तो क्या मैं सबको दे दूँ, या फिर एक पर्टिकुलर एज सेलेक्ट करूँगा, उसमें से लोग सेलेक्ट करूँगा, फिर उन लोगों को अगर इस तरह से मैं छांट लूँ तो मेरे लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा। किताबें बेचनी है मुझे, और मैंने रेडियो पे न्यूज़पेपर, रेडियो में छपवा दिया, रेडियो में अगर मैंने ये न्यूज़ दे दी और मैंने न्यूज़पेपर में छपवा दिया, तो बहुत सारा हमारा जो एडवर्टीज़मेंट का पैसा है वो ख़राब हो जाएगा, है ना, हमारी अप्रोच ख़राब है, हम लोग बहुत ज़्यादा वाइड एरिया के अंदर हम लोग एडवर्टीज़मेंट करा रहे हैं, ठीक, क्लियर। तो वो सारा का सारा जो हमारा एफ़र्ट है वो ख़राब हो जाएगा। हमें क्या करना है, इस एफ़र्ट को भी कंसंट्रेट करना है, जिसको चाहिए वो एडवर्टीज़मेंट। मैं इससे बढ़िया क्या करूँ कि मैं स्कूल्स में चला जाऊँ, लाइब्रेरीज़ में चला जाऊँ अपनी किताब का प्रमोशन करने के लिए, कि ये वाला सैम्पल पेपर मुझे सेल करना है, स्कूल्स में, लाइब्रेरी में, स्टेशनरी शॉप्स पे, यहाँ पर पहुँचना मेरे लिए आसान और फ़ायदेमंद साबित होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए, और ये मेरे लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। दूसरा, हम सारे के सारे कस्टमर्स को एक जैसा ट्रीट नहीं करते। जब हम सेगमेंटेशन कर लेते हैं ना कि कितने कितने टाइप के कौन कौन से कस्टमर्स हैं, तो हम सारे कस्टमर्स को एक जैसा ट्रीट नहीं करते, हम सभी कस्टमर्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट का पूरा ख्याल रखते हैं, ठीक, क्लियर। चलिए, इससे आपका पर्टिकुलर एरियाज़ में अटेंशन ग्रैब हो पाएगा, आप बहुत सारी चीज़ों को देख पाओगे, उस पर इन्विजिलेशन कर पाओगे, ध्यान रख पाओगे। दूसरा, मार्केट सेगमेंटेशन आपको अलाउ करता है कि आप सीपरेट पॉलिसीज़ बना पाओ लोगों के लिए, सीपरेट लोगों के लिए सीपरेट पॉलिसीज़ आप बना पाओ। आप अपनी एडवर्टाइजिंग मीडिया को इफेक्टिवली यूज़ कर पाओगे अपने प्रमोशनल प्रोग्राम के लिए, ठीक है। आपके पास जितने भी मार्केटिंग रिसोर्सेज होंगे उनको बेस्ट इफेक्टिव तरीके से आप यूज़ कर पाओगे। चारों के चारों पीस जो कि मार्केटिंग मिक्स के हैं, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स, आप इनको भी इफेक्टिवली यूज़ कर पाओगे। जैसे प्रोडक्ट आपको कैसा बनाना है, प्राइस कितना रखना है, प्रमोशन कहाँ कहाँ कराना है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन से होने चाहिए, इन सभी बातों का ध्यान रख पाओगे और इफ़ेक्टिवली अपना जो प्रमोशन है वो डिज़ाइन कर पाओगे, या फिर मार्केट मिक्स डिज़ाइन कर पाओगे, राइट। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से बोलूँ ये कितने टाइप के आपके सेगमेंटेशन कर सकते हो, कितने लेवल पे, तो ध्यान से देखना, पूरे मार्केट को 2 तरीके में पहले मैं डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ, कंज्यूमर मार्केट और इंडस्ट्रियल मार्केट। कंज्यूमर मार्केट को अगर मैं और ज़्यादा क्या करने जाऊँ भाई, सेगमेंटाइज करने जाऊँ, सो जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, कौन कौन सी लोकेशन पे कौन कौन रह रहा है, ठीक है, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ के बेसिस पे पहले हम लोग छांट लेंगे, ठीक है। उसके अंदर देखेंगे कि सिटी के सेंटर में कौन है, किनारे पे कौन है ना, क्लियर। इसके बाद डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, एज,
साइकिल, सेक्स, मेल फीमेल कैसा है, या इनकम के बेसिस पे, इन सभी के बेसिस पे भी हम लोग अपने कस्टमर्स को छांट सकते हैं। अगर मान लेते हैं मैंने हेयर क्लिप बनाया है कोई, है ना, मैंने कोई हेयर क्लिप बनाया है, तो भाई लड़के तो नहीं खरीदेंगे ना उसे, राइट। तो मुझे ये डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कर लूँगा। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन करने के लिए सोशल क्लास कैसी है लोगों की, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इसमें भी दो अपर, लोअर अपर, अपर मिडिल, लोअर मिडिल, कौन से सेक्शन से आता है हमारा कस्टमर, लाइफस्टाइल कैसी रहती है उसकी, पर्सनालिटी कैसे शो करता है। या फिर बिहेवियरिस्टिक सेगमेंटेशन कर लेंगे, ओकेजन्स पे क्या क्या, दिवाली पे लोग क्या खरीद रहे हैं, ईद पे लोग सबसे ज़्यादा क्या खरीद रहे हैं, आप लोगों ने देखा सेवैयाँ बहुत ज़्यादा बिक रही थी अभी, उन्होंने सेगमेंटाइज कर लिया है, बिहेवियरल सेगमेंटेशन किया उन्होंने, किया होली आ रही है रंग ज़्यादा बिकेंगे, फलाना त्यौहार आ रहा है ये ज़्यादा बिकेगा। आपने देखा होगा वो क्रिसमस होता है तो सब लोग जिंगल बेल बन जाते हैं, मतलब वो क्या क्या होता है भाई, सेंटा क्लॉज, ठीक है, सेंटा क्लॉज आपको सब जगह देखने को मिलता है, गली मोहल्ले सब जगह एक मतलब सेंटा क्लॉज दिख रहा है, ठीक है। यूज़र के स्टेटस के बेसिस पर आप सेगमेंटाइज कर सकते हो, यूजेस के रेट के हिसाब से भी, कि लोग कितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बिहेवियर कैसा शो कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को यूज़ करने में, मीन्स दीज आर व्हाट, दीज आर सेगमेंटेशन क्राइटेरियाज। ये तो हो गए कंज्यूमर मार्केट के क्राइटेरिया, ठीक है। इंडस्ट्रियल मार्केट में जब आप सेगमेंटेशन करोगे तो टाइप ऑफ सिचुएशन बाइंग, कि नया खरीदने जा रहे हैं क्या, मतलब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है क्या, पहले खरीद रहे थे दोबारा कोई नया डिज़ाइन आया है क्या, या फिर पहले जो खरीद रहे थे बस उसी को दोबारा खरीद रहे हैं, स्ट्रेट रीबाय। टाइप ऑफ कस्टमर कैसा है, एग्रीकल्चर है, माइनिंग है ना, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, पब्लिक यूटिलिटीज़, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस सर्विसेज, ये सारे के सारे अलग अलग इंडस्ट्रियल टाइप कस्टमर्स हैं। अब इन कस्टमर्स का साइज़ कैसा है, मेजर है या माइनर, ये तो हो गया इंडस्ट्रियल मार्केट में जब सेगमेंटेशन करेंगे। लेकिन अभी मैंने किस बारे में बात की है, ऊपर हम लोगों ने कंज्यूमर मार्केट के सेगमेंटेशन की बात करी है। तो एग्ज़ाम में अगर ऐसा आ भी जाए इंडस्ट्रियल मार्केट सेगमेंटेशन कैसे करोगे, तो आप इस वाले सेक्शन को लिख दोगे। अभी फ़िलहाल ये सेक्शन 1 पूछा गया था यहाँ से, राइट। अभी तक सबको सब कुछ समझ आ रहा है गाइज? वरुण, मुकुंद, शाक्या, अमित, बाकी लोग, ठीक है। नाउ रीजन, अगला शॉर्ट नोट लिखना है भाई, हमें क्या लिखना था, पहला सवाल तो यही है ना अपने पास कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी 2, 4 दे रखे हैं, दो के ऊपर बताना है। तो रीज़न बताओ भाई क्यों फेल हो जाते हैं प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट, रीज़न फॉर फेलियर ऑफ न्यू प्रोडक्ट इन मार्केट, मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट कैसे फेल हो जा रहा है। इवन आफ्टर थॉरो स्क्रीनिंग एट ईच एंड एवरी स्टेज, ऑल द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस इन द मार्केट नॉट सक्सीड। आप लोगों ने देखा होगा भाई, जो टाटा नैनो है वो फेल हो गई, मोस्ट अफोर्डेबल कार थी, लेकिन पता है उसको क्या टैग दे दिया, चीपेस्ट कार, चीपेस्ट, लाख रुपए की कार और उसको क्या बोल दिया, चीपेस्ट कार। कार अच्छी थी लेकिन चीपेस्ट थी, इसलिए लोगों ने खरीदा। यहाँ पे दिक्कत क्या है, क्योंकि नया नया प्रोडक्ट कैसे फेल हो जाता है। नोकिया फेल हो गया भाई, नए नए डिज़ाइन लेकर जो भी आ रहे हैं सब बिक ही नहीं रहते। एचटीसी, ब्लैकबेरी, सेम इश्यूज़ की वजह से। तो इनके साथ क्या समस्या रही कि ये अपना नया प्रोडक्ट नहीं चला पाए मार्केट में। पुराने वाले बहुत चलते हैं खूबियों के साथ, लेकिन नया वाला नहीं चला पाए। रीज़न, करंट इफ एंड स्टिल, इन लोगों ने 6 फैक्टर बताए हैं। पहला, प्रोडक्ट के साथ प्रॉब्लम है आपके, ठीक है, प्रोडक्ट में कुछ दिक्कत है, जैसे मार्केट की नीड को नेग्लेक्ट कर दिया। भाई नोकिया ने क्या किया, सबको एंड्रॉयड चाहिए जिसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन कर पाएँ, लेकिन उन्होंने जो अपना सिम्बियसिस करके एक अब ओएस था उनका, ऑपरेटिंग सिस्टम था, है ना, बस उस सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे थे वो लोग। जावा के ऊपर चलता है तो वो चला रहे थे, जावा सॉफ्टवेयर। तो भाई वो लोगों की मार्केट नीड क्या थी, वो थी कि लोग कस्टमाइजेशन चाहते हैं, उसमें कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मार्केट प्रेफरेंस को उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया, प्रोडक्ट में डिफेक्ट आना शुरू हुए, पुअर टेक्निकल डिज़ाइन था, एक्सटर्नल अपीयरेंस ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा था, पुराने जैसा ही था। इसके साथ ही जो नए नए मार्केट में ब्रांड आ रहे हैं ना, आप देखो अभी एक नथिंग फ़ोन आया पीछे से, भाई एकदम पूरा लाइट, उन्होंने ट्यूबलाइट लगा दिए पीछे। क्यों? एक्सटर्नल अपीयरेंस ऐसा बनाया है कि लोगों को देखते ही पसंद आ जाए।
पैकेजिंग ऐसी करिए कि अच्छा एकदम स्लेट जैसी पैकेजिंग करिए, पतली सी। ये तो सक्सेस की बात हुई। अगर आपकी पैकेजिंग बहुत ख़राब होगी तो फेल हो जाएगा प्रोडक्ट। अप्रोप्रिएट साइज़ में नहीं बेचोगे तो भी, ठीक है। अनडिपेंडेबल परफॉर्मेंस और टू हाई अ वेरिएशन इन क्वालिटी, बहुत ज़्यादा अच्छा लिया है जो अभी इस लायक ही नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा ख़राब लेकर आ रहे हो जो भैया मार्केट के कंपटीशन से मीट ही नहीं कर पा रहा। अभी आप लोगों ने नोटिस किया था बीच में लावा आउट कर आया था, लावा दोबारा आप कंपटीशन में आ रहा था, फिर से चला गया, डूब गया ना। ठीक है, वो क्वालिटी नहीं दे पाया जो अभी लोगों की डिमांड थी। डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल प्रॉब्लम्स, कभी कभी प्रोडक्ट में सब कुछ सही होता है लेकिन प्रोडक्ट आपके पास सही से पहुंच नहीं पा रहा। आप लोगों को मुंबई में डब्बा वालाज याद है गाइस? हैव यू गाइस हर्ड अबाउट मुंबई डब्बा वालाज? यस, जानते हो आप लोग? नहीं जानते? ये डब्बा वालाज ये क्या करते हैं, लोगों को खाना पहुंचाते हैं। डेली कितने कितने टिफ़िन पहुंचाते होंगे ये? अप्रॉक्स 10 लाख से ज़्यादा डब्बा डेली पहुंचाते हैं। रोज़ सुबह पहुंचाते हैं भाई, सॉरी रोज़ दोपहर को लंच के टाइम 10 लाख डब्बे। 5 से 7 हज़ार के आसपास लोग हैं ये डब्बा वालाज। मोस्ट ऑफ देम दे आर अनएजुकेटेड। अब इसमें क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में प्रॉब्लम है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में प्रॉब्लम है इनके। इस वजह से ना अब क्या हो रहा है कि डिक्लाइन होते चले जा रहे हैं। कुल मिला के कोई जो प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन क्यों हो रहा है, इसके 6 रीज़न बताए हैं। प्रोडक्ट प्रॉब्लम, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, प्रमोशनल प्रॉब्लम, प्राइसिंग प्रॉब्लम और टाइमिंग प्रॉब्लम। इसके बाद है आपका कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम। पहला, अब भाई मैंने आपको बता दिया प्रोडक्ट में दिक्कत थी, डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं कर पा रहे हो। प्रमोशनल प्रॉब्लम, गलत तरीके से उसका नाम आ गया मार्केट के अंदर, लोगों ने गलत तरीके से प्रोनाउंस। टाटा नैनो चीपेस्ट कार, प्रमोशन गलत है ना इसका। इसका होना चाहिए मोस्ट अफोर्डेबल कार, मोस्ट ट्रस्टेबल कार ऑफ अ मोस्ट ट्रस्टेबल ब्रांड। ऐसा होता तो अभी चलती, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो उसका प्रमोशन गलत तरीके से हो गया। प्राइसिंग प्रॉब्लम, कभी कभी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया प्राइस, या फिर बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया तो लोगों ने चीप समझना शुरू कर दिया, बस यहाँ भी दिक्कत है। टाइमिंग प्रॉब्लम, या तो आप समय से बहुत ज़्यादा आगे हो या फिर समय से बहुत ज़्यादा पीछे हो। अगर मैं अभी आप लोगों को बोलूँ कि एक निंटेंडो गेम ले आओ और चल जाएगा मार्केट में, सब लोगों को याद है ये वाला गेम? यस विद्यार्थियों, इससे नॉस्टैल्जिक फीलिंग आई इस वाले डब्बे से? ये सबको याद है? कुछ कुछ होता था ऐसा मार्केट में पहले। यस, गेम बॉय, अच्छा इसको गेम बॉय बोलते हैं? ओहो, मुझे तो नाम भी नहीं पता था। ठीक है, तो ये अच्छा अगर मैं अभी लेकर आऊँ एक नया डिज़ाइन के साथ तो ये चलेगा? अच्छा निंटेंडो अभी भी चलता है, ये गेम बॉय है, ठीक है, क्या ये अभी चलेगा? मैं मार्केट में इसे लेकर आऊँ तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि इसमें क्या है भाई, छोटा सा कैलकुलेटिव ग्राफिक्स के हिसाब से ये गेम चल रहा था। अब क्योंकि टाइम से बहुत ज़्यादा पीछे हो गए तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम, कोई नया ब्रांड अगर आ जाए अभी मार्केट में जियो की जगह सिम निकाल कर, है ना, तो चलेगा क्या? 2 साल फ्री बांटा है उन्होंने, बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करके बैठ गए। अब इनको हटाना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। कॉम्पिटिटर्स की अग्रेसिव स्ट्रैटेजीज आपको क्या करती हैं, रोकती हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रमोशन में, प्राइसिंग में, और भाई आपको बहुत ज़्यादा सीरियस सेटबैक दे सकती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है आपको, ठीक। इसीलिए आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है जब भी कोई नया प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं तो, ठीक। चलिए, टोटल कॉस्ट अप्रोच ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे कोई प्रोडक्ट मेरे को मार्केट में लेकर आना है, अब मुझे क्या करना है कि मुझे पूरे भारत में इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है इसका, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, घर घर पहुंचाना है मुझे ये प्रोडक्ट। तो क्या मैं सिर्फ एक सिंगल तरीका देखूंगा क्या इस काम को करने के लिए? बाय रोड कैसे भेजा जा रहा है बस ये, या बाय एयर सस्ता पड़ेगा, जल्दी पड़ेगा, ठीक है, क्लियर, या बाय रेलवे, बाय सी, ठीक है।
तो वाटरवेज के थ्रू जा रहा है क्या, मतलब कुल मिला के ये देखेंगे कि बेस्ट पॉसिबल तरीका कौन सा है। तो पता है इसमें कुछ नहीं है, ये कह रहे हैं कि सबसे कॉस्ट इफेक्टिव तरीका बताओ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो उसके लिए कंपैरिजन चार्ट बना लोगे आप अल्टरनेटिव अप्रोचेस का। मान लेते हैं कि आपको कोई सामान भेजना था, अल्टरनेटिव ए में आपके पास ट्रेन है, ठीक है, अल्टरनेटिव बी में आपके पास अल्टरनेटिव ए में आपके पास ट्रक है, और अल्टरनेटिव बी में आपके पास ट्रेन है। तो जब आप ट्रक से डिस्ट्रीब्यूशन करा रहे हो सब जगह, तो आपकी जो कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉयड इन इन्वेंट्री, ये कह रहे हैं जितना पैसा आपने लगा रखा है ना, उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको 100 रुपये का मिल जाता, मतलब 100 रुपये का इंटरेस्ट लग गया, 100 रुपये का नुकसान हो गया आपको। लेकिन अल्टरनेटिव बी में क्योंकि ज़्यादा दिन में पहुंचाएगा तो 150 रुपये का नुकसान, 100 रुपये इस पे बचेंगे, इस पे 150 रुपये बच रहा है। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रही है इसकी 230, ट्रेन की लग रही है 200। वेयर हाउसिंग कॉस्ट इसमें, क्योंकि ट्रक जो है लोगों के घर घर पहुंचाएगा सीधा, है ना, बहुत ही पास वाली लोकेशन पे पहुंचा देगा, जिसमें एक ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ज़्यादा स्टेप्स नहीं होंगे बार बार करने को, तो इसका 100 रुपये लग रहा है। ट्रेन में कितना लग रहा है, 130। तो अगर ट्रेन का कैलकुलेट किया जाए, ठीक है, बाय रेल, तो बाय रेल ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा आया 480। बाय ट्रक और बाय रोड, अगर मैं ऐसे बाय रोड बोलूँ और बाय रेल, तो बाय रोड आपको ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, बेसिकली हम लोगों को टोटल कॉस्ट अप्रोच का मतलब क्या है कि टोटल कॉस्ट कौन से अल्टरनेटिव में बेस्ट निकल कर आएगी। यहाँ पे तो 2 ही अल्टरनेटिव का एग्जांपल ले रखा है, आप 2 से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स का भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है उसका, ठीक है, क्लियर। हम लोग इससे क्या करते हैं भाई, अपनी कॉस्ट कटिंग करेंगे बेसिकली। नाउ शॉर्ट नोट लिखिए, किस तरह से आप पब्लिसिटी जनरेट कर सकते हो, पब्लिक के मन में अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन कैसे दोगे, पब्लिक को कैसे बताओगे कि हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं। टाटा आईपीएल, कोक स्टूडियो, है ना गाइज, हैव यू हर्ड अबाउट दीज नेम्स, ठीक है। सो ये क्या है, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे आप पब्लिसिटी जनरेट कर सकते हो, लोगों के ज़ुबान पे आ सकते हो, ठीक है। चलिए, अब ऐसे नहीं कि ज़ुबान केसरी बोल के वो विमल इलायची, है ना, सरोगेसी ऐड वाला, सुनो ना। सो कुछ मेजर टूल्स के बारे में बात कर लेते हैं जो पब्लिसिटी में यूज़ होते हैं। पहला, न्यूज़ रिलीज़, न्यूज़ में खबर दे दो, छपवा दो भाई, चाहे आपका पेपर न्यूज़ हो, प्रिंट मीडिया हो, या जो आपका ऑडियो विजुअल मीडिया हो। ना, इट इज़ यूजुअली सिंगल टाइप्ड पेज, अगर न्यूज़ में छपवा रहे हो तो पेपर पे आप छपवा रहे हो तो, विच कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, रिलीज टू द प्रेस। न्यूज़ जनरेशन रिक्वायर्स स्किल इन डेवलपिंग स्टोरी कॉन्सेप्ट। आप लोगों ने देखा होगा किसी, अभी एक अलख पांडे करके सर हैं फिजिक्स वाला, है ना, आज से 1.5 साल पहले उनका अमर उजाला में फ़ोटो छपा था, आज से 1.5 साल पहले, लगभग हाँ इतना ही टाइम होगा। आज से 1.5 साल पहले अमर उजाला में अलग सर का फ़ोटो छपा था। तो ये न्यूज़ रिलीज़ आया है बिना देखो हमको क्या करना है, पब्लिसिटी का मतलब क्या है, बिना पैसे दिए नाम हो रहा है। वैसे तो ये पैसे देने वाला टेक्निक है, ऊपर जो दिया हुआ है वर्ल्ड कप वगैरह वाला, जब आप स्पॉन्सर कर रहे हो तो स्पॉन्सरिंग में पैसा लगता है। उसके बाद क्या हो रहा है, आपको नाम बोलने में तो पैसा नहीं लग रहा ना। न्यूज़ रिलीज़ में भी आपको स्टोरी कॉन्सेप्ट इस तरह से बनाना है कि आपको कवर किया जाए न्यूज़ के अंदर। फीचर आर्टिकल्स में आपको बताया जाए कि भैया इस तरह के जो आर्टिकल्स है, जैसे मान लेते कोई आर्टिकल छप रहा है तो सबसे पहले आपका दिखाया जाए, फीचर करवाएं आपको वहाँ पे। इकोनॉमिक टाइम्स में पहला पेज आपके नाम का छप गया, कवर पेज आपका है, इस तरह से। प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के आप पब्लिसिटी कर सकते हो। लेटर टू द एडिटर लिखकर, ठीक है, न्यूज़पेपर में जो पहले आता था, अभी अब हम लोग थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ना कम कर दिया, तो अभी भी आते हैं वैसे क्या है, एडिटर को आप न्यूज़पेपर में लिखते हो कि सर ये वाली खबर आप इसको छाप दो, तो वहाँ पे एक एडिटर्स कॉलम होता है, वहाँ पे दिख जाता है आपको सेक्शन, ठीक है। ऑडियो विजुअल मटेरियल ब्रॉडकास्टिंग करवा लो, वीडियो, फिल्म्स, स्लाइड्स, ऑडियो कैसेट्स, टीवी में या रेडियो स्टेशंस में आप भेज सकते हो ब्रॉडकास्टिंग के लिए। तो ये सारे तरीके थे किसके, पब्लिसिटी जनरेट करने के।
जिससे लोगों के पास आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पहुंच जाए. ठीक है, क्लियर. नाउ पार्ट 2, हमें एक लैपटॉप खरीदना है. मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल दिया है, ये दिया है एक सूटकेस का, ब्रीफ केस का. ठीक है, आपको इस ब्रीफ केस वाले एग्जांपल को बदल लेना है. किससे? लैपटॉप से. कोई दूसरा प्रोडक्ट भी आ सकता है वहाँ पे. तो हमसे पूछा गया है कि एक कंज्यूमर है, वो लैपटॉप खरीदना चाह रहा है. आप ये बताओ बाइंग डिसीजन प्रोसेस किस तरह से काम करेगा. तो भाई बाइंग डिसीजन प्रोसेस के 5 स्टेप्स होते हैं. प्रॉब्लम रिकग्निशन, प्री परचेज इंफॉर्मेशन सर्च, इसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, डिसीजन मेकिंग एंड पोस्ट परचेज बिहेवियर. तो मान लेते हैं कि पहला है, सबसे पहले हमें समस्या का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो सोल्यूशन ढूंढेंगे ना. मिस्टर राव को एक ज़रूरत महसूस हुई कि उनके पास एक ब्रीफ केस होना चाहिए पेपर्स को कैरी करने के लिए. डॉक्यूमेंट को एक थैले में लेकर जा रहे होते हैं, कभी कुछ बिखर जाता है, फट जाता है, तो ऐसे नुकसान हो जाता है उनका. बारिश में गीला भी हो जाता है कभी कभी. उनको बहुत ज़रूरत लगी कि काश मेरे पास क्या होता है, एक ब्रीफ केस होता. ठीक है, क्लियर. चलिए, तो वो अपना प्लास्टिक बैग में लेके जाते थे पहले पेपर्स वगैरह. तो मिस्टर राव को फील हुआ कि मेरे पास ना एक ब्रीफ केस होना चाहिए. पहला क्या है, प्रॉब्लम रिकग्नाइज. स्टेप 1 पूरा हो गया, ज़रूरत महसूस हो गई. इसके बाद जैसे ही इन्हें ज़रूरत महसूस हुई, ये क्या करेंगे, अपनी ज़रूरतों को देखेंगे कि कितनी ज़रूरत है. फिर उसके हिसाब से देखेंगे कि किस टाइप का मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है, उसके लिए इन्फॉर्मेशन ढूंढेंगे. इसके लिए क्या करेंगे, इनके पास इन्फॉर्मेशन का सोर्स कौन होगा, इनके खुद के लोग, दोस्त, रिश्तेदार, कलीग्स, पड़ोसी, है ना. कमर्शियल सोर्सेज, एडवर्टाइजिंग देख सकते हैं, रिटेलर्स की बात कर सकते हैं, सेल्समैन से फ़ोन करके पूछेंगे. पब्लिक सोर्सेज लाइक दूसरे लोगों को देख रहे हैं, है ना. कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन सेंटर में पता कर रहे हैं ये लोग. तो वैसे तो हम लोग इस जगह अपने पता नहीं करते, लेकिन पहले क्या करते थे, अब लोग सीधा कहाँ जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, या गूगल कर लेते हैं सीधा, कोई भी प्रोडक्ट चाहिए होता है. एट द एंड ऑफ दिस स्टेज मिस्टर राव के पास एक इनफ इन्फॉर्मेशन हो गई होगी कि कितने टाइप के ब्रीफ केस मिलते हैं. इसके बाद वो क्या करेंगे, सबसे बेस्ट वाला ब्रीफ केस ढूंढने की कोशिश करेंगे. इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स. मिस्टर राव विल मेक हिज फाइनल डिसीजन यूजिंग सर्टेन इवैल्यूएशन क्राइटेरिया कि प्रोडक्ट का एट्रीब्यूशन कैसा है, रिलेटिव इंपॉर्टेंस कैसी है, ब्रांड इमेज कैसी है, एटीट्यूड बाकी डिफरेंट ब्रांड्स के लिए क्या रहता है मिस्टर राव का. ये सारी बातें इनको इवैल्यूएट करने में हेल्प करेगी कि मुझे कौन सी कंपनी का ब्रीफ केस लेना है. ठीक है, चलो. तो इन्होंने एक बार अल्टरनेटिव्स में छांट लिया, एक बढ़िया सा इन्होंने प्रोडक्ट जो है वो चूज़ कर लिया कि मुझे ये वाला चाहिए. लाइट वेट चाहिए था इन्हें, स्टडी चाहिए था. ठीक है, थोड़ा वाटर प्रूफ हो तो ज़्यादा सही रहेगा. ये सारी चीज़ें उन्होंने चेक करी और उसके बाद देख लिया कि चलो इसको देखेंगे, है ना. सिलेक्ट कर लिया. उसके बाद जब ये सिलेक्ट करेंगे तो परचेज डिसीजन बनाएंगे कि ख़रीद लूँ या नहीं ख़रीद लूँ, है ना. क्लियर. चलो, इसके बाद जब वो ख़रीद लेंगे तो देखेंगे कि क्या ख़रीदने के बाद मेरा ब्रीफ केस से काम हो रहा है, परफॉर्मेंस मैच कर रही है, बारिश में भीग तो नहीं रहा, मुझे कैरी करने में ईजी हो रहा है, बार बार खुल तो नहीं जाता है. अगर इनको कोई भी सेटिस्फेक्शन या डिससेटिस्फेक्शन होगी, उस केस में क्या करेंगे, अपना परचेज बिहेवियर दोबारा से रीफ्रेम कर लेंगे और बिल्कुल नए तरीके से. कोई मान लेते हैं ये सूटकेस बार बार खुल जा रहा है, तो उनकी नई ज़रूरत क्या होगी, ऐसा सूटकेस जो जल्दी ना खुले, मतलब थोड़ा सिक्योर सा रहे. ऐसा ना हो कि लॉक ही रहे पर सिक्योर रहे, ईजी टू ओपन हो, ईजी टू क्लोज हो. फिर इनकी नई नीड होगी, उसके हिसाब से देखेंगे. तो दीज आर द 5 स्टेप्स ऑफ बाइंग डिसीजन. क्या आप इस बाइंग डिसीजन में किसी भी प्रोडक्ट को फिट कर दोगे? यस. उत्सव, वरुण, ऋषभ, विनय, बाकी सभी लोग. कल को इसकी जगह कोई मोटरसाइकिल आ गई या मोबाइल फ़ोन आ गया, कोई घर आ गया, तो सब जगह सारी चीज़ें लिख लोगे ना. ये सारे स्टेप्स पहले भी आपको ये बाइंग डिसीजन प्रोसेस पढ़ाया जा चुका है, तीसरी बार हो रहा है ये. ठीक है. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन. हम प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई क्यों करते हैं मार्केटिंग के अंदर. एंड ऑल्सो एक्सप्लेन ब्रीफली द डिफरेंट प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजीज. देखो एक बात तो है, अगर कोई कंपनी सिंगल प्रोडक्ट निकाल रही है बार बार तो हम बोर हो जाएंगे ना यार उससे. पार्ले जी कितना पार्ले जी खाएं हम. तो पार्ले जी ने क्या करा, अच्छा बोर हो गए हो तो हम प्रेजेंट करते हैं पार्ले जी गोल्ड, है ना.
पार्ले जी गोल्ड आता है अब एक बिस्किट दूसरा जो 10 रुपए से शुरू होता है सिर्फ, है ना। इसके सिवा और भी उनके पार्ले प्लैटिना करके आता है, चोको बिस्किट आते हैं, चोको चिप कुकीज़ आते हैं, पार्ले के आते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। यस और नो? क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसा? ये क्या है, ये डाइवर्सिफिकेशन लेकर आ रहे हैं। अब देखो जो भी प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हैं ना, ये इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, ठीक। तो ब्रूक बॉन्ड ने कॉफ़ी और अपने जो चाय वाला बिजनेस है, इन्होंने इसको हटा के मसाले बेचना शुरू कर दिया। आईटीसी ने भी क्या किया, अभी आईटीसी की अगर मैं बात करूं, आईटीसी क्या करता है, अगर मैं HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करूं, है ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो आपने देखा भाई हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या क्या बनाता है, साबुन बनाता है बहुत सारे। कौन कौन से? लक्स आईटीसी का है, सॉरी लक्स आईटीसी का है। निरमा आता है, निरमा 10 रुपये वाला निरमा साबुन, दूध से सफ़ेदी वाला वो। यस, तो अच्छा नहीं, एक निरमा सोप आता है। हिमालय में भी देखो कि डिफरेंट टाइप के सोप आते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लाइफ बॉय का क्या एक ही साबुन आता है? लाइफ बॉय का एक सिंगल साबुन आता है क्या, लाल वाला? नहीं, और भी बहुत सारे आते हैं। डेटॉल एक सिंगल साबुन निकालता है क्या? ठीक है, चलो साबुन की बात नहीं करते, कोल्ड ड्रिंक की बात कर लेते हैं। क्या कोका कोला एक सिंगल ड्रिंक बनाता है? साइड में लिखा रहता है ना, प्रोडक्ट ऑफ कोका कोला। यस, पानी भी आता है उसका, ठीक है, किस नाम से आता है? हाँ, सो ये क्या है, ये प्रोडक्ट में डाइवर्सिफिकेशन किए हैं इन्होंने। दो तरीके के होते हैं, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन और अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में सेम टाइप का प्रोडक्ट बनाएंगे, सेम टाइप का प्रोडक्ट, लाइफबॉय, लक्स, पियर्स, ये सब क्या है, रिलेटेड है ना एक दूसरे से, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, साबुन ही साबुन है सब। किसी में खुशबू कम आ रही है, किसी में खुशबू ज़्यादा आ रही है, कोई जो है वो कीटाणु मारता है, कोई कीटाणु नहीं मारता। अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, ऐसे प्रोडक्ट जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, ठीक है, क्लियर। जैसे क्या, गोरा दिखाने वाली क्रीम, एक ही कंपनी अलग अलग तरीके की क्रीम बनाती है, मेन के लिए अलग, वुमेन के लिए अलग। अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है ये, ठीक है। चलिए, नाउ डाइवर्सिफिकेशन के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं सेलर के लिए। लोगों को ना, मतलब पहली बात तो इससे क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है ओवरऑल, है ना। एडिशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, नए नए लोगों के साथ नए नए डीलर्स को अट्रैक्ट करता है, नए नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। समटाइम एडिशनल प्रोडक्ट हेल्प इन स्प्रेडिंग ओवर हेड कॉस्ट। जो खर्चा आ रहा था ना पहले, देखो सेम कंपनी है, पहले भी प्रोडक्ट बना रही थी, अभी भी प्रोडक्ट्स बना रही है, लेकिन अब क्या कर रही है, नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ गई है। जैसे आप लोगों ने देखा वन प्लस, है ना। वन प्लस काफ़ी सालों में उसका नाम होने के बाद अब उसका नाम ख़राब होने लगा था ना वन प्लस का। उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है, नथिंग लेकर आ जाओ। गाइज समझ रहे हो, ये सब रिलेटेड है रियल लाइफ से। कहीं आप सोच रहे हो बस पेपर में पढ़ रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन लेवल ऑफ, आपका जो प्रोडक्शन का लेवल है ना, उसको भी एक ऊंचाई देने में हेल्प करता है। सीजनल फ्लक्चुएशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है कि एक प्रोडक्ट कम बिक रहा है तो दूसरे वाले की सेल जो है वो बचा लेगी आपको। इफ़ द एडिशनल प्रोडक्ट आर बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल प्रेजेंटली बीइंग यूज्ड, अगर कोई नया प्रोडक्ट आप बना रहे हो, पुराने वाले प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल से ही वो बन जाता है, तो आपका बहुत सारा कॉस्ट जो है रॉ मटेरियल का वो बच जाएगा, ठीक है। लार्ज परचेज कर सकते हो आप। स्मॉल स्केल फॉर्म जो होंगी उनको भी बड़ी दिक्कत रहती है कि लो प्रोडक्शन होता है उनका, तो वो क्या कर सकते हैं कि खूब सारा अलग अलग प्रोडक्ट बना लें, क्योंकि कॉस्टिंग तो वैसे ही इनकी इतनी आ रही है, सिमिलर सी कॉस्टिंग आएगी, एक नया प्रोडक्ट बना लें, ठीक है। या तो रिलेटिवली या अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन करके, जिससे लोगों में एंथुसियाज्म क्रिएट हो जाए कि उस कंपनी का नया प्रोडक्ट निकल कर आया है, नए फ्लेवर में आया है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कंपनी हर 4-6 महीने में नया मोबाइल फ़ोन इतनी जल्दी निकाल रहे हैं, ये लोग पता ही नहीं चल रहा। चिप्स कुरकुरे पता नहीं किस किस चीज़ के बन रहे हैं आजकल, कोई नारियल के चिप्स बेच रहा है ना,
बिक रहे हैं, बनाना चिप्स बिक रहे हैं. सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर, दिस इज अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन. ठीक, चलिए, जिसका केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल अलग है ना, टेस्ट और प्रोसेस में पूरा अलग है. नाउ एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव you would like to charge different price to customer located in different geographical locations. आपको अलग अलग जियोग्राफिक प्राइसिंग जो है वो किस तरह से आप उनको लिए रखोगे. मान लेते हैं कि आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, आपको डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट बहुत सारा लग रहा है एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट लाने ले जाने में. तो जब आप ऐसा कर रहे हैं तो इसमें अलग अलग लोगों से अलग अलग चार्ज कैसे लेंगे, मतलब जियोग्राफी यानी कि लोकेशन के हिसाब से लोगों से पैसा कैसे चार्ज करेंगे. ठीक, तो इसके लिए 4 तरीके अपने पास. कौन कौन से हैं? पहला तरीका FOB, फैक्ट्री प्राइसिंग, यानी कि फ्री ऑन बोर्ड. फ्री ऑन बोर्डिंग में क्या करते हैं कि जितना पैसा लगेगा लोगों से, लाइक द बायर बियर्स ऑल द फ्रेट चार्जेस, जो खरीदेगा उसको देने पड़ेंगे पैसे, किराए वाले. जितने रुपए में फ्रेट लग कर आया है ना, कोई प्रोडक्ट जब डिस्ट्रीब्यूट होकर जाता है किसी जगह उस पर्टिकुलर लोकेशन में, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आता है. उस कॉस्ट को किससे वसूला जाएगा? कस्टमर से. ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो अलग अलग लोकेशन में अलग अलग प्राइस होता है उनका, तो वो FOB यानी कि फ्री ऑन बोर्ड प्राइसिंग पे बिक रहे होंगे. ठीक है, क्लियर. इसको हम लोग फ्री FOR यानी कि फ्री ऑन रेल प्राइसिंग भी कहते हैं. जैसे मान लेते हैं कि फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट जो कितने रुपए का बना है, 10 रुपये पर यूनिट का, ट्रांसपोर्ट करने में उसको 2 रुपये लग गए. मान लेते हैं कस्टमर एक ही जगह पहुंचाने में, ये रहता है दिल्ली में, दिल्ली में वो प्रोडक्ट पहुंचाने में हर एक प्रोडक्ट के ऊपर 2 रुपये लग रहा है हमारा. तो अब कस्टमर से कितना लिया जाएगा? 12 रुपये. फैक्ट्री में सेम प्रोडक्ट बन रहा है लेकिन लोकेशन B पे जा रहा है, ये जा रहा है हरियाणा. हरियाणा तो पास में ही है, इसको भेज देते हैं बंगाल. ठीक है, जब ये बंगाल जा रहा है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आ रहा है 3 रुपये. तो अब कस्टमर से कितने रुपए लिए जाएंगे? 13 रुपये. अगर मान लेते हैं ये जा रहा है कहाँ, पोंडुचेरी, अंडमान निकोबार जा रहा है, मान लेते हैं अंडमान एंड निकोबार जा रहा है, आइलैंड्स पे. तो अब इतनी दूर ट्रांसपोर्ट करने में, यूपी में बनता है कोई प्रोडक्ट और वो अंडमान निकोबार जा रहा है, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर प्रोडक्ट 4 रुपये आ रहा है. तो कस्टमर से कितने रुपये ले जाएंगे? 14 रुपये. ये क्या है? फ्री ऑन बोर्ड प्राइसिंग है. अलग अलग लोकेशन पे रह रहे लोगों से अलग अलग पैसा चार्ज किया जा रहा है इस केस के अंदर. अगला केस देख लेते हैं भाई. दूसरा कौन सा तरीका है जिसको जियोग्राफिकल प्राइसिंग के अंदर ऐड किया गया है? यूनिफॉर्म डिलीवर्ड प्राइसिंग. इसमें क्या होता है कि हम ना मतलब एवरेज निकाल लेते हैं और सबसे वो खर्चा ले लेते हैं. ठीक है, हमने क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो वेरिएबल आ रहा है सब जगह, लेकिन हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का एक एवरेज निकाला और उस एवरेज के बेसिस पे वही पैसा सबके ऊपर ऐड कर दे रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन. वो कहीं पे भी कस्टमर रहे उसको सेम प्राइस का पड़ेगा, है ना. इसको पोस्टेज स्टैंप भी कहते हैं इस प्राइसिंग मेथड को. तो मान लेते हैं सेल प्राइस इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 13 रुपये पर यूनिट पड़ रहा है. मान लेते कोई प्रोडक्ट जो है वो 10 रुपये में बन रहा था, 10 रुपीज़ में, और अलग अलग लोकेशन पर ले जाने में 2 रुपये, 3 रुपये और 4 रुपये उसका किराया आ रहा था, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रही थी. तो हमने क्या किया, इसका एवरेज निकाल लिया कि इनसे कितने रुपये लेने चाहिए, 3 रुपये एक्स्ट्रा लेने चाहिए पर कस्टमर. तो हम सबसे कितने रुपये ले रहे हैं? 13 रुपये एवरेज में. इसको यूनिफॉर्म्ड डिलीवर्ड प्राइसिंग भी कहते हैं. ठीक, ये बिल्कुल उल्टा है किसका? FOB का. ठीक है, क्लियर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जोन प्राइसिंग. जोन प्राइसिंग अलग अलग एरिया में, एक ही सिटी के अलग अलग एरिया में रह रहे लोगों से अलग अलग पैसा चार्ज किया जाएगा, क्योंकि वहाँ तक पर्टिकुलर लोकेशन तक पहुँचाने के लिए अलग पैसा लगता है ना. तो जोन प्राइसिंग दिल्ली में अलग, हरियाणा में अलग. अच्छा, ऐसा कब होता है? पेट्रोल प्राइसेस ऐसे होते हैं ना, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, चंडीगढ़, सब जगह वेरी करता है ये प्राइस पेट्रोल वाला, क्योंकि ये लोग वैट अलग अलग लेते हैं, है ना. अब सर वो बहुत कम पैसे में वेरी करता है, 30 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपी. तो ये अलग अलग जोन में जब जा रहे हैं ना सारे लोग, ठीक है,
तो पूरे मार्केट को इन जोन के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाता है, उन्हीं जोन के हिसाब से पैसा लिया जाता है। और बहुत ही आसान है, मतलब जहाँ पे जितना ज़्यादा जाने में पैसा लग रहा है उतना भैया उससे पैसा लिया भी जाता है। ठीक है। फ्रेट एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग, हम किसी से किराए का पैसा लेंगे ही नहीं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लेंगे ही नहीं किसी से, फ्रेट एब्जॉर्ब कर लेंगे। ऐसा कब करते हैं? जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, जब हम मार्केट में पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हों, है ना, या फिर हो सकता है कि हमारा जो फिक्स कॉस्ट है उसका हमने एवरेज लगा के देखा है, तो यार ये फ्रेट चार्जेस ना उसको क्या कर देते हैं, इवन कर देते हैं, उसमें कोई ज़्यादा नुकसान हमारा होता नहीं है, तो फ्रेट एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। सी यू टुडे एट इवनिंग 9 to 10 PM। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं रात 9 से 10 बजे। ठीक है, चलिए। दोनों क्लास कंपलसरी है सभी लोगों के लिए, और ये क्रैश कोर्स चल रहा है आप लोगों का। ठीक है, सेकेंड ईयर एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक, 70 आवर्स से ज़्यादा की क्लासेस मिलेंगी आपको अगले 35 से 40 दिनों के अंदर। ठीक है, आपके 6 सब्जेक्ट्स के ऊपर। सो आपके अगर दूसरे कोई दोस्त मित्र सखा बंधु जो भी हैं, आप उनको बुला लें, उनसे कह दें कि क्रैश कोर्स चल रहा है एंड द फी इज़ वेरी वेरी रीजनेबल, लिटरली लिट्टी चोखा से भी कम का प्राइस है इसका। ठीक है, पूरे साल अगर आप समोसा खाओगे तो समोसे से कम का प्राइस है, ओनली 2999 वन टाइम फीस है। ठीक है, एंड फी इज़ पेएबल लाइक 1 or 2 days ट्रायल, within 1 or 2 days ऑफ ट्रायल। ठीक है, फी इज़ ओनली 2999 फॉर होल 6 बुक्स। ठीक है, चलिए। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आप लोगों से शाम 9 बजे। यस यस यस। ये ऐप में आपको मिल जाएगा।